चलिए, केस एनालिसिस हम शुरू करेंगे, लेकिन इस बार पता नहीं क्विज रॉन्ग, फिर क्योंकि जो मेडिसिन मैंने पेशेंट को दिया है वो किसी ने भी सबमिट नहीं किया। मतलब सब तो रॉन्ग नहीं हो सकते इस बार शायद मैं ही गलत हो जाऊं, क्योंकि आई डोंट नो, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ आई वर्कड आउट दैट केस, और मैंने कौन से रूब्रिक्स लिए। और मैं एक्चुअली इस बार देखिए, थोड़ा सा डेमो और बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा हेक्टिकली मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्टेड था। तो हो सकता है कि मेरे से ही गलती हुआ हो, बट एनीवे वी कैन रेक्टिफाई इट, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पेशेंट को पहला ही डोज गया है। बट स्टिल मैं अभी क्रॉस चेक कर रहा था आप लोगों का जो सबमिशन है वो देखने के बाद मैं क्रॉस चेक कर रहा था। फिर भी मुझे ना अपना जो रूब्रिक और अपनी जो टोटालिटी मैंने जो बनाई है, वो चेंज करने की इच्छा नहीं हो रही है मुझे। मतलब आई एम स्टिल स्टिकिंग विद दैट टोटलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच आई हैव गिवन दैट पर्टिकुलर रेमेडी, जो किसी ने भी, आई थिंक पहली बार हो रहा है कि पहली या दूसरी बार हो रहा है कि किसी का भी वो मेडिसिन आया नहीं। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो सिम्टम की लिस्ट बना लेते हैं जो कंफर्म्ड है, जो सब जाते हैं, एवरीबडी इज एग्रीइंग विद दैट। तो वो सिम्टम्स कितने मिलते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा रूब्रिक आएगा जो बहुत लेना जरूरी है और बहुत क्लियर कट है भी इस केस में, कंफर्म्ड ही है। एग्जाइटी विद फियर। एंग्जाइटी वाला पार्ट है, ठीक है। विद फियर है सर, एग्जाइटी विद फियर। ठीक है। अब इसको इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि मैंने वो रूब्रिक लिया नहीं है। हालांकि है, पेशेंट में एंग्जाइटी है, नो डाउट इन दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑलमोस्ट आई थिंक सब कोई डिनाई नहीं करेगा, वो सिम्टम पहले ले लेते हैं ना। अब चाहे ऑब्स्टिनेट है उसके ऊपर भी बहस करेंगे, एंगर वाले फैक्टर पे भी बहस करेंगे, एंग्जाइटी वाले फैक्टर पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी सिम्टम्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऐसे एक सिम्टम है जो आई थिंक नोबडी विल डिनाई की है, कंफर्म है पक्का। हाँ, टॉक वाला, टॉक इंडिस्पोज टू, डिजायर टू बी साइलेंट, यस सर, टैसीटर्न। टैसिटर्न। एनीबडी इज डिसएग्रीइंग विद दैट, और कैन वी टेक इट? कोई लिस्ट बना लो यस। आप, पहला रूब्रिक वो ले लेते हैं हम लोग। आई थिंक उस पे ऊपर तो कोई बहस नहीं होनी, वो तो है ही है। ठीक है। अब आते हैं एंजाइटी और फियर वाले इस पे। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेशेंट को एंजाइटी, किस चीज को लेके एंजाइटी है पेशेंट को? सर, सर हेल्थ को लेकर भी है, और अपने फादर को कि वहां पर अकेले हैं, उनके साथ कुछ हो ना जाए, वो लोग कर ना दें बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, ये दो फैक्टर्स है मेनली। एक अपने हेल्थ को लेके थोड़ी सी एंजाइटी दिख रही है, और ये भी कि मतलब जो अपने फादर को वो लोग कुछ कर ना ले, उस चीज को लेके एंजाइटी दिख रही है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या है। सोरियासिस। हम्म। अब सोरियासिस का जो सिम्टम है, इतनी एंजाइटी उस कंडीशन के लिए है पेशेंट को, या फिर अदरवाइज इन जनरल हेल्थ को लेके है? मतलब मेरा सवाल ये है कि सोरियासिस है इस करके, अरे मेरा स्किन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे दिख रहा है, मतलब ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट पेशेंट को लेके एंजाइटी है, या ओवरऑल अपनी हेल्थ को लेके एंजाइटी है? लेके है सर, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि बहुत सारे रिलेटिव्स का डेथ हो गया, फादर का आईज बहुत प्रॉब्लम सारे था, उसको रिलेटिव्स का टेंशन हो डेथ गया। हो गया, ठीक है। फादर को आंखें चली गई, इसलिए उसका भी टेंशन है, वो खुद अपनी आंखों का मतलब करवा रहा है जो भी प्रिकॉशंस लेना है। तो दैट एंजाइटी दैट ही इज शोइंग इज नॉट टुवर्ड्स हिज प्रेजेंट कंप्लेंट कि मुझे सोरियासिस है इसलिए मुझे एंजाइटी हो रही है, बट इन जनरल उनको, ओवरऑल हेल्थ को लेकर हाँ, है। ओवरऑल हेल्थ को लेके एंजाइटी है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमें इस केस में कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि ये पेशेंट का एंजाइटी जायज है? नहीं, वो तो हाइपोकॉन्ड्रियकल हो गया। दूसरी चीज, फादर को लेके एंजाइटी है, लेकिन वो पेशेंट खुद कह रहा है कि हालांकि वो लोग ऐसे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है, फिर भी थोड़ी सी टेंशन होती रहती है।
पर सर ये वाला तो जायज ही है ना, कि अपने फादर को लेके परेशान हो रहा है वो। लेकिन आप ये वाली सुनिए ना, एंजाइटी। आप फादर को लेके परेशान होना ठीक है, मतलब फादर अकेले है वो परेशानी अलग है, डेफिनेटली वो कंसर्न अलग है डेफिनेटली। बट फादर को कोई कुछ कर ना दे वो लोग, ये जायज है ये कंसर्न। हाल वो पेशेंट खुद एडमिट भी कर रहा है कि हालांकि वो ऐसे कुछ करेंगे नहीं, फिर भी वो एंजाइटी उनको लेके है। तो क्या वो जायज है? जैसे मान लीजिए अभी देखिए, मैं मैंगलोर में रहता हूँ या आप लोग भी बाहर रहते होंगे, आपके पेरेंट्स कहीं और, आपको मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मेरी मम्मी कहीं और केरला में कोच्चि में रह रही है, तो वो इनके साथ रह रही है, किसी के साथ भी रह रही है, वो लोग उनको कुछ करना दे, अगर मुझे टेंशन हो रहा है, उस टेंशन के पीछे एक वजह होनी चाहिए। अब इसमें प्रॉपर्टी का इश्यू है, इतना इतना भी मतलब वो लोग ये बेवकूफ नहीं है कि इनको मार डालें या कुछ कर दे उनको, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बेटे के नाम ऑलरेडी हो चुका है। अब ना ही उनके जो फादर है उनको जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको निकालना भी नहीं है, क्योंकि इनको निकाल देंगे तो इनके फादर अकेले हो जाएंगे, उनको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन ये जो डर फैक्टर है कि वो लोग कहीं कुछ ना करना दे, क्या ये उनकी सोच की उपज है या सच में ये कंसर्निंग है, ये जायज है ये कंसर्न? सर इनकी मम्मी का डेथ हो गया है ना, तो ये तो जायज है कि फादर को कुछ हो ना जाए। आंटी के मम्मी बारे के में भी डेथ बता नहीं रहा नहीं, था। फादर को कुछ हो ना जाए वो डर नहीं है उनको, वो चाची और चाचा जो कुछ कर ना दे ये डर है। ये जायज है क्या, ये सवाल है मेरा। सर पहले होगा, लेकिन अभी तो प्रॉपर्टी के पेपर पिछले हफ्ते ही उनके नाम हुए ना, तो अब कोई डर होना नहीं चाहिए। तो जब ये अगर 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 वो पहले वाली एंग्जाइटी, जैसे लता मैम ने कहा हाइपोकॉन्ड्रिकल है, ये एंग्जाइटी भी तो हाइपोकॉन्ड्रिकल ही होनी चाहिए फिर। एनजाइटी के साथ फियर है सर। फिर पे हम आएंगे, फियर पे हम आएंगे। तो नहीं किया जा सकता है। दो जगह पे अगर एक ही सिम्टम कॉमनली मिल रहा है, तो इन जनरल एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल के हम ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, यदि जायज नहीं है तो हाइपोकॉन्ड्रियल नहीं है। मैं वही सोच रहा था एनालिसिस करते टाइम पे, ये कंसर्न कितना जायज है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी मम्मी अभी कुछ कुछ ही में अकेली है, उनकी हेल्थ बिगड़ी हुई रहती है, और उनका जो है पास पड़ोस के लोग भी मतलब अच्छे नहीं है उतने, तो मेरा उनके लिए कंसर्न होना जायज बनता है। लेकिन सब अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब दिखावे के लिए तो कम से कम ऐसे इस केस में जैसा है, मतलब खाना बना के देना या जो भी बाकी सारी चीजें कामें करना, उनके लिए तो वही हेल्प करने वाले हैं ना, और कोई तो है नहीं वहां पे। तो उसको लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की एक सोच ये भी है कि हालांकि मुझे पता है कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी लगता है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एंजाइटी जो है, वो पेशेंट खुद अपने आप से मतलब जो उसकी जो दिमागी सोच है उसकी उपज है, इनडायरेक्टली हाइपोकॉन्ड्रिकल। इसलिए मैंने हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी इस रूब्रिक, एक और रूब्रिक लिया है इसमें मेरी टोटालिटी में। अभी किसी को इसके ऊपर आर्ग्यू करना है तो हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं। और एक और चीज फ्रेंड्स, अभी कल हमारा डेमो था ना, तो फॉर द डेमो से आई वाज नोइंग दैट वो 40 मिनट्स के ऊपर जाने वाला है, तो मैंने जूम मीट का प्रो सब्सक्रिप्शन कर लिया है। तो अभी आज क्लास खत्म हो जाएगा, इसका डर नहीं है, विल वाइंड दिस केस अप, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल अगर मैंने लिया है तो कोई इसको डिसएग्री करता है? जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए चलो सब मान लो, नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई जेन्युइन रीजन लगता है कि नहीं एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो बताइए। नहीं कितने लोगों सर को लगता है कि होगा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं होगा, कम से कम ये बताइए। सर इसमें हम कुछ कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सर, उसको अपने फादर के लिए जो आप बात बता रहे हैं वो समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है, मतलब उसे डाउट ही है अपनी तरफ से कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तरफ वो उनकी तारीफ भी कर रहा है कि बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसे डर लगा रहता है। हम्म। लेकिन अगर हम और जगह देखें, जैसे कि हेल्थ को लेकर है, हेल्थ में उसके फादर को आइस की प्रॉब्लम हुई तो वो भी रेगुलर अपनी चेक करवाता रहता है। तो हम्म। वो जो उसकी एंजाइटी है उसकी तो वजह है ना कि हाँ उसके फादर को आइस की प्रॉब्लम है, तो उसे लगता है कि कहीं मुझे ना हो जाए, तो मुझे अभी से ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए।
नहीं, अभी से ध्यान में रखनी चाहिए, वो तो प्रिकॉशन हो जाता है, लेकिन ये प्रिकॉशन में ही लिमिटेड नहीं है ना। ये प्रिकॉशन के ऊपर जाके वो जो एंग्जाइटी और फियर वाले स्टेज है, मान लीजिए फियर नहीं है, मैंने पूछा भी है ना उनको, आपको डर लग गया क्या? जब उनकी आंखों का मैंने पूछा, आई थिंक मैंने डायरेक्टली उनको पूछा ना कि आप डर गए थे क्या, वो बोला डर नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो कंसर्न है। तो डर डर तक नहीं पहुंचा है, तो अगर हम उसको एंग्जाइटी लेंगे ना। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप हमेशा शुरू से आपने ये बताया कि हमें कई जगह उसके एविडेंस मिलने जी चाहिए मिलते हैं। कि कि ये जो हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी है ये सिर्फ एक जगह हो रही है जो अभी इनके फादर का एक है। जगह नहीं, दो मतलब जगह हमने डिस्कस किया ना। अपने हेल्थ, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि हेल्थ को लेके जो कंसर्न वो दिखा रहा है, इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कोई मतलब छुआछूत की बीमारी थोड़ी है कि फादर को हो गया तो उनको भी हो जाएगा। उनके आंखों का आईसाइड जाना, उनकी उसके पीछे अपनी वजह हो सकती है, उनका जो भी पैथोलॉजी उसके पीछे बैकेंड पे रहा हो, वो थोड़ी ट्रांसफरेबल है। अब देखिए कोरोना टाइम में इतने सारे लोग, अभी इनके कितने लोग मर गए, 4 लोग 5 लोगों का नाम गिनाया इन्होंने, 3 4 लोगों का तो कम से कम गिनाया। तो उसके चलते भी ये एक जो डर बैठ जाता है ना, वो डर की जरूरत आप लोगों में से किसी को लगता है कि कोरोना का डर अभी भी किसी के अंदर बैठा है? बैठा है किसी के अंदर? नहीं, अब तो नहीं है, लेकिन जो डर वाले इंसान होते हैं तो छोटी सी भी न्यूज कुछ सुनते आपकी हैं आवाज तो थोड़ी सी उनको आ ब्रेक हो जाता गई है वो मैम, फियर सुनाई नहीं दिया फैक्टर। ढंग से, बताइए दोबारा। मैं कह रही हूँ कि अभी तो किसी के मन में डर नहीं है, लेकिन जिसमें एंजाइटी वाला फैक्टर और फियर फैक्टर डोमिनेसी में रहती है, तो अभी भी जरा सा भी कभी निपा वायरस या कुछ भी आ जाता है न्यूज में अब तो एक और उसको चीज लेकर या के। हाँ वही कह रहा हूँ कि एक और चीज है कि जिन लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे डेथ देखे हैं, अगर उनके दिमाग में वो डर बैठ गया है, या फिर जिन्होंने अपने को ही सीरियस कंडीशन में देखा है, अपने आप को ही मतलब आईसीयू में जाना, क्रिटिकल स्टेज में जाना, वो वहां से बाहर निकलने के बाद भी इट इज नॉट इजी फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। अगर उनका डर है तो वो जायज, हम लोग मान सकते हैं कि चलो एक बार हुआ दोबारा हो सकता है। लेकिन इस केस में वो डर जो है कि मतलब जो एंग्जाइटी, जिस लेवल की एंग्जाइटी इसमें दिख रही है, उतनी एंग्जाइटी की मुझे नहीं लगता कि इस केस में उसको उनको जरूरत है इतने एंग्जाइटी लेने की। क्योंकि वो बहुत सारा उनके दिमाग की सोच भी है। तो इसीलिए मैंने वहां पे हाइपोकॉन्ड्रिकल एंग्जाइटी जो है सूट होगा करके मैंने सोचा। अब जो शबीना मैडम कह रही है वो भी बात अपनी जगह सही है कि यहाँ पे जो है उनकी वजह है पीछे, लेकिन किस हद तक उस वजह को हम लोग जायज ठहराएंगे, ये हमारे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ले एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल या ना ले? सर तो अभी के अच्छा, सीन में अगर तो अगर लग देखिए रहा एट है द एंड ऑफ कि द डे, मैंने जो बहुत बार मेडिकल पहले भी ये नहीं। बोला है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कन्विंस नहीं हो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सिम्टम से मेडिसिन चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी टोटालिटी सही। अब बहुत सारे लोगों ने आई थिंक फियर समथिंग विल हैपन वो वाला लिया है। अब ये डर पेशेंट में, मुझे मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में तो पेशेंट ने ये नहीं बोला कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो डर है उनको। हाँ, फादर को लेके वो डर है कि कुछ हो जाएगा। तो अगर आप फियर समथिंग विल हैपन वाला लेना चाहते हो, जो पेशेंट का स्टेटमेंट जा रहा है उसके हिसाब से, तो आप उसको भी ले सकते हो, लेकिन उसको लेना है तो एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल नहीं लेना है, दोनों में से एक ही लेना है। इसको आप एंग्जाइटी कहोगे या वो फियर के लेवल पे पहुंच गया है? फिर अगर दोनों लेना चाहते हो तो वो भी आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि मुझे लग रहा है कि दोनों हैं। अब मुझे इस केस में एज फार एज माई इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न, मुझे लग रहा है कि वो डर वाला जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहा है अभी। एंग्जाइटी तो है, डेफिनेटली है। अगर ये हेलो एंग्जाइटी बनी रही तो हो सकता है कि आगे जाके वो एक्सट्रीम फियर वाला कंसर्न भी आ जाए, लेकिन सर। फिलहाल एंग्जाइटी पे लिमिटेड लग रहा है मुझे। हाँ सना मैडम। हेलो सर, बट पेशेंट ने ऐसा बोला है कि उनको डर है कहीं ना कहीं, वो फादर का। मैंने अभी जस्ट सुना वो हम्म। रिकॉर्डिंग। तो वही मैं पूछ रहा हूँ मैडम, डर जो है वो जायज है क्या? लाइक दैट तो वो तो इंसान पे डिपेंड करेगा ना अब कि वो पेशेंट कैसे। देखिए, पेशेंट पेशेंट ये थोड़ी डिफरेंशिएट करेगा कि डर है कि एंग्जाइटी है। पेशेंट का जो लैंग्वेज है, अगर आप किसी चीज को लेके कंसर्न्ड हो, डर में और एंग्जाइटी में क्या फर्क है? डर में एंजाइटी का कोई रीजन होता स्पेसिफिक। है और एंजाइटी में रीजन
कंफर्म नहीं होता। सर फियर एक किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है डर, और एंजाइटी जो है वो मीन्स किसी एक चीज को लेकर नहीं होती है ना, कोई फिक्स्ड अब नहीं होता है एंजाइटी ऐसे। फ्यूचर अबाउट है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है। एंजाइटी का हिंदी वर्ड क्या है? चिंता। चिंता। घबराहट है ना। चिंता, घबराहट। चिंता और घबराहट और डर में फर्क है ना। तो इस केस में पेशेंट को अपने फादर को लेके चिंता है या डर है, पेशेंट का लैंग्वेज छोड़ दीजिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट अपनी लैंग्वेज बात में वो बताएगा जो भी है। लेकिन ये जो कंसर्न है, कॉज जो है, इसमें डर है। डर का कैसे होता है ना कि डर लगता है मुझे कि वो लोग कुछ कर ना दे फादर को, लेकिन एक चिंता होती है मुझे उनकी क्योंकि वो लोग कुछ करना दे, हालांकि वो करेंगे नहीं, लेकिन मन में ही चिंता रहती है। ये एंग्जाइटी वाला हो जाएगा। क्या लग रहा है ये चिंता आप? ज्यादा है, डर कम है। जो थोड़ा डर दिख रहा है वो चिंता की वजह से डर दिख की रहा है, डर डर की बट वजह चिंता डर डोमिनेंट है। डर को डोमिनेंट हम तब कह सकते हैं कि जब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है पहले, या कोशिश की गई है और दोबारा होने के चांसेस है, तो डर ज्यादा रहता है, वहां एंग्जाइटी नहीं रहती। वहां पे एंग्जाइटी नहीं रहती। मान लीजिए आपको अभी अभी देखिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अभी देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, हर जगह मतलब बारिश रहती है, तो बारिश में क्या होता है कि जो सड़क भी होती है, या फिर जो पानी जहाँ जब मतलब गिरा हुआ होता है वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है वो जगह। अब मैं अभी कम से कम 2009 से मतलब 6 19 6 7 17 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ। और मेरे साथ आज तक भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरी अपनी गलती से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। उतना कॉन्फिडेंस मुझे आज तक था। लेकिन अभी आई थिंक मैंने लता मैडम को भी बताया उस दिन, कुछ आई थिंक लास्ट मंथ या कुछ हफ्ते पहले मैं ड्राइव कर रहा था, तो गाड़ी एकदम अचानक स्लिप हो गई, पूरी तरह से कंट्रोल से आउट ही हो गई। आउट होके जो पार्टीशन लगा है, मतलब हाईवे है, तो वो बन रहा है हाईवे अभी, थैंकफुली उस आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। मैं बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाया गाड़ी को, और वो जो पार्टीशन लगा रहता है ना, वो प्लास्टिक वाला था, उस पे जाके गाड़ी ने डैश कर दिया और आउट ऑफ कंट्रोल होके मैंने किसी तरह स्लो करके गाड़ी रोक दी। अब देखिए, आज तक मेरे साथ ये नहीं हुआ। अब एक बार हो गया है, दोबारा मेरे अंदर वो कंसर्न रहेगा कि अरे बाप रे, एक बार हो गया है, अब तो मुझे डर लगता है तेज चलाने में। अब तो मैं डरूंगा तेज चलाने में क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है। ये एक एक साइड में है क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपके दिल में वो डर बिठा दिया गया है कि अरे एक बार हो गया, दोबारा मैं रिस्क नहीं ले सकता, पूरा परिवार बैठा है साथ में। उस दिन लकीली कोई भी गाड़ी आसपास होती ना, सीधा जाके उसको डैश मार देता। एक बार बच गया, दूसरी बार मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अंदर वो डर है। लेकिन अगर मुझे लोग बोलते रहते कि बारिश में धीरे चलाना चाहिए, गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो अगर मैं उनके कंसर्न मान भी लूँ ना, तो थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी रहेगी कि चलो देख के संभाल के चलाना पड़ेगा, गाड़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए। उसमें वो डर वाला इंटेंसिटी नहीं है क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। तो अगर इसको इसी लॉजिक को अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा कुछ आया है पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में या फादर के साथ उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी जो टल गया, फिर डर बनता है, वहां एंग्जाइटी नहीं रहेगी, डर बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हिस्ट्री, वो भी खुद पेशेंट भी खुद कह रहा है कि हालांकि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं, फिर भी दिन में थोड़ा सा रहता है। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इज इट फियर और इज इट एंग्जाइटी? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है एंग्जाइटी और फियर का? सर वो है तो एंजाइटी है, लेकिन हाइपोकैंड्रियाकल वाला नहीं लगता। हाइपोकॉन्ड्रिकल वाला इसलिए क्योंकि वो पेशेंट, एक तो उनके 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 कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो उनकी उनकी जो डर है उसको जायज माने, वो बेवजह है। अरे लेकिन अच्छा, स्किन वाली कंपनी अच्छा तो एक कंटिन्यू सेकंड है मुझे सर। बताइए, मान लीजिए सर देखिए, इसमें एक मिनट एक सर मिनट एक इसमें मिनट जो मैडम, डर। एक मिनट मैडम, एक मिनट जस्ट। मान लीजिए बहुत बार कभी कभी क्या होता है ना कि आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो कभी कभी आप नहीं जा सकते तो आप दूसरे पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को भेज देते हैं कि चलो मूवी देखने, या कहीं पे भी चले जा भिजवा देते हैं, कभी कभी होता है। तो ये अगर आप मतलब ठीक है उस टाइम पे तो भिजवा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा लेट हो गया आने में, या फिर कुछ भी
बाद में आपकी सोच आती क्या रहे, मैंने उनके साथ तो भिजवा तो दिया, ख्याल रखेंगे मेरे बच्चे का या कुछ हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका भरोसा है, आपका ट्रस्ट है, इसलिए आपने उनको भेजा है बच्चे को उनके साथ। लेकिन फिर भी ये थॉट्स आते हैं। इट इज टिपिकली हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी, है ना, जो जिसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पड़ोसी को लेके, बच्चे को लेके गए तो थोड़ी वो लापरवाह होंगे। आपको भी ट्रस्ट, इसलिए आपने भेजा उनको। वो भेजते टाइम पे आपको कोई कंसेंट नहीं था, लेकिन बाद में आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं बच्चे का ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे, क्यों लेट हो रहा है, कुछ हो गया ना हो ना गया। दिस इज हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इस केस में अगर उन्होंने अपने फादर को उस घर में रखा है, डेफिनेटली उनके जो ब्रदर है और उनकी जो चाची है, उनका ट्रस्ट तो है, विश्वास तो है कि नहीं करेंगे, फिर भी टेंशन होता है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी। हाँ मैडम बोलिए जी। सर फियर इसको सिर्फ फादर को लेके नहीं है, इसको अपनी बीमारी का भी डर है। मतलब तो इस अगर हम ओवरऑल देखें तो एंजाइटी विद फियर हमने ओवरऑल लिया है, खाली इसके फादर से कंसर्न नहीं है। मतलब इसकी हेल्थ, ये वो अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, उसको लेके डर रहा है। और अगर उससे जैसे उसके फादर की आईज में वो हो गई है, तो उसको लग रहा है कि पहले से मुझे ना हो जाए, तो पहले से ही ये सब चीजें कर रहा है। तो ओवरऑल फियर लिया है सर, फियर विद मतलब एंजाइटी विद फियर। हाँ ठीक है, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कि एंजाइटी यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट है या फियर है। तो मेरे, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, लेकिन मेरे जो इंटरप्रिटेशन है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डर वाली फैक्टर नहीं है, ये एंजाइटी और बेवजह की एंजाइटी है। इसलिए मैंने हाइपोक्रोटिकल एंजाइटी लिया। खैर वैसे भी फॉलोअप में जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। तो अभी तो हम लोग फिलहाल रूब्रिक्स और मेडिसिन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेना है आप रखिए, नहीं लेना है आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। तो पहला एक रूब्रिक वो टॉक इन डिस्पोज टू डिजायर टू बी साइलेंट हो गया। अब दूसरा, मैं तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल लिया हूं, आप लोग अगर एंजाइटी फियर विथ लेना चाहते हैं या फियर समथिंग विल हैपन, बहुत सारे लोगों ने लिया, वो लेना चाहते हैं आप ले लीजिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सिम्टम है? थोड़ा सा इम्पेशंस नहीं लगता है पेशेंट में? इम्पेशंस फील हुआ है? यस सर। कपड़े लेने जाते हैं, अरे यार हम अरे बाद भी जो लोग आए वो लेके चले गए, हम लोग ये हटके, है ये ना। एक वो, दूसरा जो है, एक और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक दो जगह पे वो इम्पेशंस फील हो रहा है। तो मैंने तीसरा एक रूब्रिक अपनी टोटलिटी में जो लिया है वो है इम्पेशंस। हाँ स्लगिशनेस पे हम आ रहे हैं मैम, नेक्स्ट स्लगिशनेस पे आ ही रहे हैं हम लोग। तो इम्पेशंस कितने लोगों को लगता है कि है इस केस में? क्या स्लगिश पर्सन इम्पेशेंस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मैडम, बिल्कुल हो सकता है। अ, सर स्लगिशनेस जो है, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट रूब्रिक। अब मान लीजिए मैं स्लगिश हूँ, अब मैंने आपको बोला कि ये चाय बनाओ, मुझे नहीं बनना होता, मैं उठूंगा आराम से करूंगा, उससे अच्छा मैंने आपकी मैडम को बोल दिया कि चाय बनाओ। अरे अभी तक बनी नहीं, मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कि नहीं हो सकता? सर एक बात कहनी है सर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें आपने इम्पेशेंट लिया, हम्म। मुझे भी एक जगह लगा कि वो इम्पेशेंट है। जैसे उनकी वाइफ ने बोला कि पहले मेरी बात सुनने से पहले ही ये गुस्सा करने हाँ लगते हैं, हाँ ठीक है। जी। लेकिन वो एक जगह हमें एविडेंस लगा कि ये ऐसे हैं, क्योंकि जो आप ये कपड़े लेने जाते हैं वो ज्यादातर, एक मिनट, ज्यादातर आदमी ना ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं जल्दी करो, बस पसंद कर लो, उठा लो, बहुत ज्यादा देखो नहीं। मतलब मैंने बहुत नहीं सारे लोगों को देखिए, ऐसा देखिए देखा अभी है, गलती से जब ये देखो। डिस्कशन चल रहा था तो किसी ने बोला ना कि जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। अभी देखिए आज की बात ले लो, अभी एग्जैक्टली। कल कल हमारा ओणम फेस्टिवल है। तो मैं अभी बच्चों को कपड़े लेने के लिए गया था। मैंने बोला यार तुम जाके लेके आ जाओ, जल्दी करना, मेरे पास फालतू में टाइम नहीं है वेस्ट करने को। तो अब मेरी मैं तो मेरे अंदर इम्पेशंस बहुत है। क्योंकि आप लोग कम से कम मेरे अंदर तो बहुत बार देखे होंगे कि एक 2 मिनट में 2 सेकंड में अगर मुझे रेस्पॉन्स नहीं आता तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, फिर शुरू हो जाता है रामायण। तो मैं तो इम्पेशेंट हूँ, बहुत इम्पेशेंट हूँ। यहाँ तक कि मैं जब गूगल का जो आपका जो रेमेडी फॉर्म सबमिशन के लिए देता हूँ ना, तो मैं जो है, पहले एक टाइम ऐसा होता था, अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, पहले एक टाइम होता था हर 20 मिनट में मैं देखता था कि कितने लोगों ने सबमिट किया है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी जल्दी जब करे, जल्दी जल्दी। तो वो इम्पेशंस मेरे अंदर तो बहुत है।
इस पेशेंट में दो तीन जगह पे ये एविडेंस है। एक तो शबीना मैडम ने भी जो बोला, दूसरी चीज वो कपड़े लेने गया वो वाली बात, और जो इम्पेशंस इसमें फील हुआ। अब जरूरी नहीं है कि मेरी टोटलिटी में वो कवर हुआ ना हो, लेकिन मैंने लिया है इसके इम्पेशंस। मुझे तो लगा कि इम्पेशंस थोड़ा इसमें फीलिंग हो रहा है पेशेंट में। ठीक है, अब आपको लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। और दूसरे सिम्टम पे हम जाएंगे अभी। नेक्स्ट है स्लगिशनेस। कुछ लोगों ने लिया है, क्या बंदा स्लगिश लग रहा है? नहीं। स्लगिशनेस रूब्रिक क्या है, एग्जैक्ट रूब्रिक क्या है? कौन किसने लिया है बताएगा? जी मैंने मैंने लिया है। इंडोलेंस लिया था। इंडोलेंस पे हम आएंगे, दो तीन लोगों ने लिया है इंडोलेंस पे हम आएंगे। स्लगिशनेस भी लिया है दो तीन लोगों ने, कोई ऑनलाइन नहीं है उसमें। डलनेस स्लगिशनेस, डलनेस स्लगिशनेस, डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। मतलब एक तो सोचने में, और फिर जो है आप इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा डलनेस। अब ये इसने एक चीज, एक स्टेटमेंट, अगर मुझे पता नहीं जिन लोगों ने लिया है उसको, आई विल टेल वेदर आई हैव टेकन दैट और नॉट। बट एक बार इस पेशेंट ने ये कहा ना कि मैं जब ऑफिस से आ जाता हूँ तो उनकी वाइफ की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो उनसे बात करे, इंटरेक्ट करे, लेकिन मैं आते ही फिर मैं खाना खाने के बाद फिर मैं सो जाता हूँ। बोला ना उसने ये। अब या तो इतना थक जाना चाहिए कि आदमी आते आते घर पे वो ये भी कह रहा है कि मैं कमिट करता हूँ कि चलो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुमको टाइम दूंगा, लेकिन फिर मैं अपने काम में रह जाता हूँ, फिर मेरे से होता नहीं, वो पता नहीं निकल जाता, स्किप हो जाता है। अब वो इंडिफरेंस के ऊपर भी हम आएंगे, बहुत सारे लोगों ने भी लिया है, इंडिफरेंस के ऊपर भी हम आएंगे। तो क्या डलनेस इसमें जिस तरीके से, मतलब उनके मूवमेंट्स हैं और जिस तरीके से बात करने का जो तरीका है, ठीक है, हमसे तो अच्छे से, मतलब वो एक्टिवनेस और एनर्जी है, थोड़ा सा डलनेस बात करने के तरीके में भी फील हुआ है। किस नाम जस्टिफाई करेंगे डलनेस? डलनेस या स्लोनेस कहेंगे उसको हम, या डलनेस कहेंगे? स्लोनेस भी हो सकते हैं ना। सर उसने कहा कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हाँ, तो मतलब कोई मतलब, अब किसी ने पता नहीं स्लगिशनेस डलनेस है, किसी ने पता माइंड नहीं में एक डल। रूब्रिक लिया है, आइडियाज अबंडेंट क्लैरिटी ऑफ माइंड, वो किस बेसिस पे लिया है मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ है इस केस में? सर इसका ऐसे माइंड तो सुस्त लग रहा है। हाँ, सुस्त लग रहा है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, सुस्ती है डलनेस ले सकते हैं हम कि नहीं ले जी सकते? बिल्कुल। लेकिन सर डलने से कहीं ज्यादा ये डिफरेंस शो कर रहा है ना। इंडिफरेंस दूसरा है, उस पर भी हम आएंगे। जरूरी नहीं कि जो डल बंदा है वो इंडिफरेंट हो, लेकिन डलनेस को कितने लोग सपोर्ट करते हैं बताइए? +3 +2 +1 या 0? सर प्लस मेरे टू हिसाब से तो डलनेस नहीं है। ठीक है, 2 0 पे है, 3 0 पे है, नहीं है, 1, ठीक है, मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि नहीं है। व्हाट अबाउट स्लोनेस? स्लोनेस भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ना इंडोलेंस कि है, वो अपने जैसे इंडोलेंस। कह रहा है कि वहां से ऑफिस से लौटता है तो अपने बच्चों को सारे काम भी कराता है, वो सब प्रोजेक्ट भी वो सारे, पर मतलब वो जो करना चाह रहा है वो तो करता ही है ना, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई काम बहुत धीरे धीरे कर रहा है। जो उसके काम, उसके रोज के काम है, वो तो रेगुलर कर ही रहा है ना। हम्म, लेकिन वो जो टाइम उनकी वाइफ को देना है, या फिर देखिए, अगर उसके अगर लिए उसके लिए सर उसने बोला था कि मेरी अंदर से ही फील नहीं आ रहा। तो आपने वो कहा भी था कि एक पर्टिकुलर रूब्रिक है वो ढूंढो, तो मेरे को उसके लिए इरेजोल्यूशन लग रहा था। नहीं, इरेजोल्यूशन में क्या होता है? रेजोल्यूशन में आदमी, इरेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसीजन ही नहीं ले मतलब पाता, कंफ्यूज रहता है। डिसीजन नहीं ले डिसीजन पाता, नहीं लेना। इनडिसिसिव है। लेकिन हाँ। डिसीजन नहीं ले पाना है। यहाँ पे इनडिसिसिवनेस से ज्यादा ना, मैं ये मान रहा हूँ कि उसको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मुझे ये करना है। आप करने के लिए कर सकते हो, लेकिन वो अंदर से जो आनी चाहिए ना, जो जो फीलिंग, वो नहीं आ रहा है। तो सर क्या रूब्रिक है? हमने तो बहुत कोशिश करी, हमें तो मिला नहीं।
निराशा के कारण से, फ्रस्ट्रेशन के कारण से उसका किस बात का इंटरेस्ट निराशा? कम हो गया। वो उसका सोरियासिस का, हाँ, सोरियासिस जो है सोरियासिस उसके से कारण निराशा से इतना लग रहा फ्रस्ट्रेट है हो इसको? चुके हैं। सर ये तो सर इंडिफरेंस हुआ है ना। पूरा बदन में है एम्बेरेसमेंट सर, है सर, सालों सोरेसिस की साल वजह से से। इलाज करवा रहा है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है लाइफ को, तो इसको एंजॉय कर पा नहीं, रहा है उन मुझे लोग को। मुझे मुझे तो नहीं लगा कि सोरियासिस का इम्पैक्ट इतने उसकी लाइफ में अभी भी है कि वो उससे निराश हो जाए। सर किसी तरह लेकिन का वो लेकिन लाइफ एक चीज में। पता है, आपको आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब बचपन से ऐसा हूँ, पहले से। और अभी शादी के बाद भी मैंने उनको पूछा भी आपकी मर्जी से नहीं हुई थी क्या शादी? अगर मर्जी से नहीं होती तो बात समझ सकते कि चलो वो केयर नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगा। तो इनडिफरेंस अगर है तो एग्जैक्टली क्या रूब्रिक हो सकता है? इनडिफरेंस टू लाउड वंस, जिसको प्यार करना चाहिए, जो डिजर्व करता है, उनके लिए वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो क्या इनडिफरेंस लाउड वंस सोच सकते हैं? सर एक इंडिफरेंस टू रिलेशंस भी है, उसको भी ले सकते हैं। रिलेशंस भी है और लाउड वंस भी है, दोनों में क्या फर्क है? रिलेशन में सब आ जाएंगे, लेकिन वो फादर का तो कंसर्न कर रहा है। एक और रूब्रिक है सर, इंडिफरेंस प्लेजर टू। इनडिफरेंस प्लेजर टू भी हम मतलब इनडिफरेंस तो लग रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली हम तीनों तीनों तो नहीं लेंगे हम, या फिर इन जनरल इनडिफरेंस पे जाना पड़ेगा हमें? सर इन जर्नली लेंगे, क्योंकि वो इन टोटली देखा जाए बचपन से ही इंडिफरेंस है। वो बोल रहा है मैंने अपनी मदर के साथ भी कभी वो नहीं करा, जब वो चली गई उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा, गलत एक और किया। एक, हाँ वो तो बताया, और एक और चीज बताया कि मैं मैगी लेके आके खुद बना के खा लेता था, किसी को देता नहीं हाँ, था। तो वो सर इंडिफरेंस जर्नल है, वो सबके लिए ही है चलो इंडिफरेंस ठीक है, फिर उसके लिए। इनडिफरेंस हम जनरल ले लेते हैं। उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन है? सर मुझे ऑब्जेक्शन है सर हाँ इसमें। बोलिए मैडम। सर जैसे कि इनडिफरेंस का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ कंसर्न। ठीक है। उनकी वाइफ ने बोला कि ये सबकी बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत परवाह करते हैं, बस हम्म। बात कम करते हैं, हम्म। और इनको हर काम के लिए धक्का देना पड़ता है तब जाके ये काम तो करते क्या हैं। वो स्लगिशनेस में आएगा? तो मैं भी खुद कंफ्यूज सर, मैं ऐसे ले ही नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिफरेंस, स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। जी जी, उसने जो बोला तो इंडिफरेंस तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि उसमें लैक ऑफ कंसर्न नहीं है, वो हर आदमी से कंसर्न है। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मतलब नहीं ऐसा तो नहीं लगा। इसके पर लिए पर एक्चुअली सर उन्होंने खुद कहा कि वो अपनी मदर की केयर, जब वो थी केयर नहीं कर, उनको देखा नहीं उन्होंने, तो वो इंडिफरेंस ही था ना। और अभी भी वाइफ के लिए वो फीलिंग नहीं आती है वाई उसको। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक तो चीज ये है कि वो फादर को लेके बहुत कंसर्न दिखा रहा है, और दूसरा अपनी वाइफ को लेके वो जो फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है उनके अंदर। और जो लेकिन मैगी लेकिन वाला एक बता रहा एक था एक एक एक, उसमें, एक वो चीज होता है ना कि कंसर्न होना और कंसर्न को जताना दोनों अलग चीजें हैं। सर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, वो कंसर्न नहीं है किसी के लिए। मतलब इंडिफरेंस तो है, मतलब वो तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है। हम्म, ये बात भी सही है। मतलब अब मान लीजिए मैं अपने परिवार का ख्याल देख रहा हूँ, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि 3 टाइम उनको खाना मिले, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि बच्चे की पढ़ाई हो जाए, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन मेरे लिए वो अटैचमेंट नहीं है उनके साथ, तो तब भी हाँ, वो तो सर इंडिफरेंस वो हुआ। इंडिफरेंस ही हुआ ना सर तब वो फिर तो। इंडिफरेंस ही हुआ। हम्म। ऑफिस को लेके भी तो इंडिफरेंस है सर। हाँ। हाँ, वो काम बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कर रहा है, अदरवाइज उसमें वो फीलिंग नहीं है, वो आ ही नहीं मैंने रहा एक है वो रूब्रिक फीलिंग। लिया है, मैंने जो रूब्रिक लिया है वो इंडिफरेंस टू लाउड वंस मैंने लिया है, क्योंकि जो वाइफ की। सर अपने के लिए और कि उसने ऐसा बच्चे भी के बोला कि लिए तो है। इंटरेस्ट नहीं आता अंदर से वाइफ को टाइम देना एंड ऑल, हाँ वो सिर्फ नहीं आ वाइफ रहा है के अंदर लिए, से, इसीलिए मैंने लिया उस रूब्रिक को। बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं बोला। हाँ तो लाउड वंस मतलब सबसे पहले तो वही आएगा एग्जैक्टली। ना, आपकी लाइफ पार्टनर ही सबसे पहले आपके इसमें आएगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फादर की अगर बात भी करे ना, तो एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको हम मान सकते हैं कि फादर की देख रेख करना बच्चे की मतलब बेटे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो केयर लव है वो अलग चीज होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड एज पेरेंट है, आप उनको अपने घर में रख रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, लेकिन उनके साथ वो टाइम और अटैचमेंट नहीं दिखा रहे हो,
अब आदमी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा है, लेकिन वहां पे भी इंडिफरेंस हुआ है। तो इंडिफरेंस मैंने लव्ड वंस लिया है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे अंदर से फीलिंग, पेशेंट ने खुद कहा ना, मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है, मुझे करना है, वो अटैचमेंट दिखाना है, वाइफ के साथ बैठना है, उनके साथ बात करना है, मेरे अंदर से ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने इंडिफरेंस लाउड वंस टू लिया है। अब फादर की कंसर्न एक ऑपोजिट जो है इसका कॉन्ट्रडिक्टिंग फीचर लग सकता है, लेकिन वहां पे भी अगर मान लीजिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की में तो कहीं लैकिंग नहीं है उसका, हर जगह पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। तो फादर को देखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना साथ में। यस सर। सर यहाँ पे एक कंट्राडिक्टरी सीन बनता है। वो बोल रहे हैं कि मैं वाइफ को कहता हूँ चलो मेरे साथ बैठकर 2 घंटे सिनेमा देखो या कुछ हम साथ में टाइम एक्सपेंड करें, तो वो आती नहीं है। ये क्या है? तो वो आके बैठ के, अब देखिए कैसा है, इसलिए तो मैंने वो एग्जांपल दिया था, मैंने वो पेशेंट को 2 दिन छुट्टी लेने के लिए बोला था, वो 2 दिन छुट्टी लेके घर की टंकी साफ किया। तो आप साथ में बैठने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब मान लीजिए आप ऐसे हो, उनको भी पता है कि आप ऐसे हो, साथ में बैठ के बैठेंगे तो एंजॉयमेंट तो साथ में करना चाहिए। अगर वही नहीं, सिर्फ दोनों को स्क्रीन पे ही देखते रहना है, तो फिर क्या फायदा है बैठ के? है कोई फायदा? अब समझ रहे हो मेरी बात? दोनों एक साथ बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, दोनों टीवी मॉनिटर पे देखिए बैठे हैं, उसमें एंजॉय होता है एक दूसरे के साथ मिलके देखने का। आप एक दूसरे के साथ अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हो, उसकी एक वाइब अलग होती है, उसकी एक अलग मतलब लेवल होती है। आप बच्चों के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ मजाक करोगे, उनके साथ एंजॉय करोगे, एक इंटरेक्शन लगना चाहिए ना, वो जो कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। हालांकि पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये एहसास है कि मेरे से ये हो नहीं पा रहा है। सीना इतना निकलता है तो क्या जरूरी है हफ्ते में ही एक बार धोए? हाँ मैडम। नहीं तो जो स्मेल आती है ना पसीने की, किसकी स्मेल? तो धोना ही पड़ेगा ना, थोड़ी ना कि नहीं, बैठता रहे एक उसी बात में। करिए नहीं, किसी से। उनका कुछ अलग ही बात चल रहा है। पूरे टाइम तो पसीने से गीला है, अभी तो भी फिर गीला सर ही बात। रेस्पॉन्सिबिलिटी अरे पूनम का मैडम, आपका माइक रूब्रिक, कौन है, कहाँ गया अनम्यूट वाला? सर फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी का रूब्रिक इनके लिए डालना चाहिए, हाई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का। नहीं, वो तो जरूरी है ना, उसके उसमें क्या नेचुरल है, इनमें उसमें क्या पिक्यूलियर है, और कोई नहीं देख रहा है तब बात अलग है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और सर इंडोलेंस कैसे ले सकते हैं फिर सर? इंडोलेंस? हाँ, इंडोलेंस क्योंकि बंदे ने, इंडोलेंस 2-3 लोगों मैंने ने तो, लिया है, मैंने नहीं लिया है इंडोलेंस, लेकिन इंडोलेंस इंडोलेंस नहीं है सर, इंडोलेंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो पूरी मुझे कर तो रहा ऐसा है। लगा कि ये अपने काम से काम रखने वाला बंदा है, कि चलो घर जाओ, ये हाँ काम किया है, बिल्कुल। कर दो, टाइम पे वापस हम्म, आ जाओ। हम्म। चलिए आगे दूसरी बढ़ते हैं। और सोशल। सर रिप्रोचेज हिमसेल्फ। इसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है। अब देखिए 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसका मैं एग्जांपल लूं अभी, मैं मुझे किसका लूं, हाँ अतुल सर का लेते, चलो अतुल सर का मैसेज है। अतुल सर को मान लीजिए अपने अंदर ये एहसास हो रहा है कि मैंने ये गलती की है, किसी ने उनको बताया नहीं, किसी ने उनको टोका नहीं, वो खुद ये एहसास कर रही कि नहीं मेरी गलती है, ये मैंने किया है, मैंने किया है। इस केस में क्या ये है, या पेशेंट को कोई और बता रहा है कि तुम ऐसे कर रहे हो, पेशेंट वो मान रहा है कि हाँ ठीक है, मान रहा हूँ, तुम्हारी बात सही है, मैं कर रहा हूँ ऐसा? नहीं सर, इसमें इंट्रोस्पेक्शन का खुद ही को कर रहा है पेशेंट की, मेरे शायद मेरे को ऐसा करना ये चाहिए दोनों था, में, मैंने। इसमें दोनों में ऑप्शन में, इसमें केस में क्या अप्लाई होता है ये बताइए। उनकी सर वाइफ कहेगी, इंट्रोस्पेक्शन लग रहा है। नहीं नहीं, मैं रूब्रिक की नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सी पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं, कि पेशेंट को खुद लग रहा है कि मेरे से गलती होती है, मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, या फिर किसी और कोई और बोलता है कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो, हाँ मैं मानता हूँ हर बार ऐसे ही करता हूँ, लेकिन हो जाता है, सर फिर उसे मैं क्या खुद, करूँ? तो उसको खुद भी फील हो रहा है ना, जैसे उसने पेशेंट को बोला कि ठीक ना लग रहा गुस्सा था। होते हैं तो वो अपनी जगह सही है, ना उसे नहीं मनाता, वो मुझे नहीं मनाती, पर वो अपनी जगह सही है। तो रिप्रोचेस में पेशेंट को, एनालिसिस नहीं करके नहीं एडमिट सुनिए कर ना एक रहा है। सेकंड, इस केस में पेशेंट अपने आप को सही नहीं बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मेरे से गलती होती है, मैं कमिट करता हूं, मेरे से हो नहीं पाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर आगे वाला कह रहा है कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, अरे हो जाता है मेरे से यार, अब क्या करूं मैं, तो आई एम नॉट रिप्रोचिंग माई सेल्फ इन दैट केस।
अब आप मुझे बोलते हो, अरे सर हर बार आप बोलते हो कि रेगुलरली क्लास लूंगा और हफ्ते में 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, वो भी बिना बताए, तो मैं तो एडमिट करूंगा ना कि हाँ ठीक है हो जाता है, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी होती है वो हो जाता है। लेकिन वहां पे मुझे खुद होके नहीं लग रहा है कि अरे यार मैं तो कमिट किया हूँ कि हफ्ते में रेगुलर क्लास लूंगा लेकिन 3 दिन छुट्टी हो जाती है। खुद एहसास होना और दूसरे लोगों के कहने पे उस बात को मानना, इसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? सर इसमें ये खुद भी तो मान रहा है बीच बीच में। बोलने पे मान रहा है ना। अगर नहीं, उनकी वो वाइफ, तो अगर हमें अगर बता रहा सुनिए, है ना। अगर अगर वो अगर तो इनकी, हमें। सुनिए ना, अगर इनकी वाइफ को शिकायत होती ही नहीं तो ये बात आती सामने। सर मैंने रिप्रो जब इनको पूछा, अब जैसे आप लोगों ने भी सुना, मैंने जब उनको पूछा कि जो वाइफ के साथ जो रिलेशंस कैसे हैं, तब उन्होंने बताया कि उनकी ये शिकायत रहती है कि मैं कम बोलता हूँ। हाँ मैं कम बोलता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए वाइफ की शिकायत ही नहीं है, चलो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला मुझे भी चलेगा, जो कम बोलने वाला चलेगा, तो क्या इनको ये रिप्रोच सेल्फ होता कि अरे मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं टाइम देता हूँ, मुझे मैं टाइम नहीं देता, मुझे देना चाहिए। तो वाइफ कह रही है वो एडमिट कर रहा है, हाँ होती है मेरे से। किसी के कहने पे आप एडमिट करोगे, वो रिप्रोच सेल्फ नहीं होता है। रिप्रोच सेल्फ में आपकी खुद की अंतरात्मा आपसे सवाल पूछती है। सर ये इसने पर ये भी कहा ना, मुझे खुद से नाराजगी है कि मैंने अपनी मम्मी के साथ मतलब हाँ जब वो जिंदा थे वो तब वो। बोला एक स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट की इंटेंसिटी कितनी है, +3 +2 +1 प्रेजेंट लाइफ में, कितनी इंटेंसिटी देंगे आप उसको, मार्किंग करना है तो। अगर आप कम से कम मार्क आपके हिसाब से जो भी बनता है वो तो टाइप कीजिए ना, +3 +2 +1। अगर आप ये कह रहे हो कि एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ गिल्टी ऑफ क्राइम, कि मैंने ये गलतियां कर दी अपनी मम्मी से, नहीं करना चाहिए था, ठीक है वो बोला, मैंने जब पूछा उनको कुरेद के कि आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट है क्या, तब उन्होंने ये बोला। लेकिन और वो बोला तो बोला ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग किसी को लगा है? नहीं सर, वो रिजर्व टाइप का बंदा है, रिजर्व सीक्रेटिव अपने आप में रहने वाला। रिजर्व पे हम आएंगे, रिजर्व भी बहुत सारे लोगों ने लिया है। चलिए अभी रिजर्व पे डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि रिजर्व है? सर है रिजर्व। तो ये भी कहा ना, ठीक घर में तो ठीक है, लेकिन दोस्तों को, कॉलेज ऑफिस में भी वो चलते रहते हैं, उनकी पार्टी वार्टी उनके आपस में, मुझे कोई लेना देना उससे है नहीं, बोला ना उसने। हाँ तो रिजर्व भी हुआ ना हाँ सर, तो वही हाँ मैं कह जी। रहा हूँ ना, रिजर्व है ना बंदा। यस सर। चलो तो एक रिजर्व ले लेते हैं। कितने हो गए मैम हमारे पास रूब्रिक? टॉक इन डिस्कोर्स, एक तो टेस्ट रिटर्न टॉक इन हुआ। डिस्कोर्स टेसिटन वाला हो गया, रिजर्व वाला हो। हाँ। अब मैंने तो लिया है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, आप लोगों ने जो लिया है फियर समथिंग विल हैपन, या एंजाइटी फियर विद, या और जो भी है, 3 हो गए ना हमारे पास। हाँ 3 हो गए सर। चलो और दो बना लेते हैं। नेक्स्ट। सर इंट्रोस्पेक्शन इसमें लेंगे क्या, क्योंकि वो पहले भी बोला है कि मैं अकेले ही मैगी खा लेता था और मुझे और वाइफ क्या को लेके रूब्रिक भी बोला कई मैडम आपने? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने, देखिए इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है ना कि आदमी करने से पहले 10 बार सोचता है। अगर इसमें इंट्रोस्पेक्शन होता ना, तो मान लीजिए वाइफ ने एक बार टोका, 2 बार टोका, तीसरी बार ये रिएक्ट करने से पहले या एक्ट करने से पहले सोचेगा कि नहीं मैं अगर ऐसा रहूंगा तो वाइफ को नाराजगी होगी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन ये कर ही नहीं रहा है बंदा, फिर से वही गलती दोहरा रहा है। इंट्रोस्पेक्शन वाले बंदे वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराते, क्योंकि वो 10 बार सोचते हैं अपने अंदर करने से पहले। ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको सुधारना है इनको, वो वाइफ कह रही है ना मुझे इनसे बुलवाना है, मुझे इनको सुधारना है, सुधर ही नहीं रहे। इंट्रोस्पेक्शन जो करता है वो कभी ऐसा नहीं करता, वो 10 बार सोचता है इंट्रोस्पेक्शन इसमें। है होता तो वो बार बार वही सेम गलती दोबारा कभी नहीं करता वो। और क्या है इस केस में? इंडिफरेंस है सर फिर तो। इंडिफरेंस तो हमने लिया सर लिया ना। इंडिफरेंस है। हाँ इंडिफरेंस मैंने तो लाउड वन लिया है, आप लोगों ने नहीं लिया है, आप लोगों ने इंडिफरेंस जनरल लिया है। चलो ठीक है, जिन लोगों ने भी जनरल लिया वो भी ठीक है, उनके डिसीजन पे छोड़ देते हैं।
इंडिफरेंस इन रिलेशन टू कुछ लोगों ने बोला, वो भी छोड़ देते हैं उनके ऊपर। इम्पेशंस भी है सर, हाँ इम्पेशंस एक इम्पेशेंस, था ना कंफर्म। इम्पेशेंस। पांच हो गए ना, छह हो गए, ठीक है, और दो कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत है। अदर फिजिकल जनरलिटीज में कुछ है सेक्सुअल रिलेटेड, जो डिजायर का जो बात उन्होंने कहा कि आजकल थोड़ा सा ये रहता है, वो इम्पोर्टेंट। सेक्सुअल पैशन वांटिंग करके है सर रूब्रिक। ले सकते हैं हम इसको। इसके लिए वो लेना लेना तो इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन और क्या क्या ऑप्शन है हमें हमारे पास इसके लिए? क्या यही एक रूब्रिक है, डिजायर वांटिंग? क्या ये स्लगिशनेस का पार्ट नहीं हो जाएगा, या अलग से लेना है? जो हम लोग बात कर रहे थे ना स्लगिशनेस डलनेस का की। पार्ट हो जाएगा क्योंकि हाँ, वो कोलोन भी उसका स्लगिश है हाँ, ना, स्टूल भी उसको पास नहीं होता है। तो इन जनरल जो डलनेस हमने लिया, डलनेस ले सकते हैं, डलनेस नहीं कंसिडर किया ना हमने, रूल आउट कर दिया। किसने लिया था? डलनेस को हम ओवररूल करें या ना करें? डलनेस सोच सकते हैं सर, क्योंकि एक ही गलती बार बार कर रहा है, समझ और बोल रहा है समझ में नहीं आता मुझे सुस्त लग मिस्टर, रहा है मैं बंदा कोई। किसी को, ये बंदा किसी को सुस्त लग रहा है, जी सुस्त तो है। तो डलनेस बनेगा फिर। सुस्त नहीं है तो डलनेस सर नहीं है। कितने लोगों को सुस्त लग रहा है? सुस्ती का कैसे सुस्त। सुस्त, अच्छा सुस्त सुस्त, एक सुस्त बंदा कैसे होता है बताइए? कैसे डिफाइन करेंगे आप एक सुस्त बंदे को? अभी आज मेरी और लता देखो मैडम की टाइम किसी लेगा, चीजों को समझने में टाइम लेगा। नहीं, अभी आज मेरी और लता मैडम सर की काम किसी, को टाल ले। सुनिए ना, आज मेरी और लता मैडम की किसी मेंबर से आज बात हुई जो अभी नए डेमो ग्रुप में जुड़ा है। मैडम वो सुस्त है क्या? जी मैंने दो बंदे से बात की। तो दूसरा एक पहला वाला जन बंदा नहीं, दूसरा वाला बंदा, दूसरा वाला काफी सुस्त है ना वो? सुस्त सुस्त हेलो। सुस्त बंदे को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हम्म, सुस्त बंदा बोलने में वो काफी टाइम लेता है और मतलब उसकी एक्टिविटी सारी स्लो होती हम्म। है, माइंड टू फिजिकल जनरल सारे थे। इस केस में है सुस्ती बंदे में? जी वो तो दिख रहा है माइंड और बॉडी दोनों पे। कितने लोगों को सुस्ती फील हो रही है, कितने लोगों को नहीं फील हो रही है? सर नहीं फील हो रही मुझे तो। मुझे फील हो रही है, लेकिन बात करने में भी सुस्ती फील हो रही है बंदे की, एक्टिविटीज में भी सुस्त है। वो तो start दिख रहा था जैसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, स्लो एकदम था, सुस्त था बोलने में। आइसली उस बात को बोली और बॉडी पर भी दिख रहा है, स्टूल उसका पास नहीं हो रहा है। अगर कोई वाइफ शायद है अगर उसको ये कहती है कि इनसे इनसे ये इनसे अपने आप काम नहीं होता, इनसे करवाना पड़ता है, तो वो भी तो एक सुस्ती का ही लक्षण है। यस सर। धक्का देना पड़ता है, बोली तो तो वो भी क्या सुस्ती का था। ही लक्षण है। सुस्ती वाले के साथ आप वॉकिंग पे निकल जाओ, उसको धक्का धक्का देके चलाना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे। सर एक ऑब्स्टिनेट ले सकते हैं हम लोग। ऑब्स्टिनेट, वो खुद बंदे ने भी बोला कि मैं जिद्दी हूँ। हम्म। बोला ना, उसने खुद भी बोला कि मैं जिद्दी हूँ। तो लेना चाहिए ये। कितने लोग मानते हैं कि लेना चाहिए, इतना डोमिनेंट है या नहीं है? कितना मार्क्स देंगे, +3 +2 +1? सर ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेसी, इसलिए। क्या ये ऑब्स्टिनेसी है? नहीं देना आ रही ज्यादा। आपकी आवाज मैडम। जी मैं कह रही हूँ कि क्या यहाँ पे ऑब्स्टिनेसी दिख रही है या फिर खुद को प्रायोरिटी देने वाला ज्यादा है, ये आरडी की तरफ इशारा कर रहा है, ईगो। ईगो वाला बंदा कोई चीज एडमिट कभी नहीं करता मैडम। मेरी गलती है करके कोई ईगो वाला बंदा एडमिट कभी नहीं करेगा। ईगो वाला नहीं करता सर, ये ऑब्स्टिनेट लग रहा है क्योंकि एक तो ये वो बात करने पर कि अगर गुस्सा हो जाता हूँ
तो फिर पहले बात नहीं करता हाँ, मैं नहीं कि मैं मनाने क्यों जाता, बात मैं क्यों करूं, मनाने जाऊँ, मेरी मेरी मैं मेरी क्यों बीवी मनाने बीवी ने झगड़ा जाऊं। किया, मैं क्यों मनाने जाऊँ, और इसने खुद भी बोला ना कि मैं जिद्दी हूँ। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। हाँ हाँ, और इसकी वाइफ ने भी बोला था। चलो ठीक है, एक बार रख लेते हैं उसको भी, टोटलिटी में देखेंगे आगे। आगे क्या है? और जनरलिटीज में कुछ है? फिजिकल जनरलिटीज में कुछ है? अगर सर सोचता है तो इम्पेशेंट। रेक्टम सुस्त रेक्टम सुस्त बंदा भी स्ट्रक्चर से इम्पेशेंट हो सकता है मैडम, इलेक्ट्रिसिटी सुस्त ले बंदा सकते क्यों हैं नहीं क्या? इम्पेशेंट हो सकता? इम्पेशेंट का मैं जो पूछ रही हूँ रिएक्शन है रेक्टम तो गलने का रिएक्शन जो है वो स्लो है। रिएक्शन स्लो होने और इम्पेशेंस में बहुत फर्क होता है ना। मान लीजिए अगर आदमी बहुत सुस्त है काम करने में, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए कोई बंदा बहुत ही स्लो है, सुस्त है, काम काम अपने एक्टिविटीज में सुस्त है, लेकिन उनको जो चाहिए वो उनके लिए वो चीज के लिए वो सब्र नहीं करते। बाकी काम उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी चीजें उनको जो करना है, हो सकता है उसमें बहुत सुस्ती दिखा रहा हो, लेकिन उनकी खुद की जरूरतें जो है उसके लिए वो सब्र नहीं रखते। सब्र रखने में और सुस्त होने में फर्क है ना। सुस्त बंदा, एक आदमी सुस्त हो सकता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना कि वो उसके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं है, एकदम काम फटाफट मतलब काम फटाफट होना ही इम्पेशंस नहीं होता है। किसी चीज के लिए सब्र रखना वो भी इम्पेशेंट होता है। अगर मान लीजिए सोरियोसिस के लिए हमारे पास आया है, एक हफ्ते के बाद बोलेगा अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ रहेगा, तब भी इम्पेशेंट ही हुआ ना। उसमें उससे सुस्ती का क्या लेना देना है? और फिजिकल जनरलिटीज में कुछ है? कोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने लिया है, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड इन जनरल। कितना इंपॉर्टेंट है वो? ड्यूटी ले सकते हैं क्या आप एक इसमें? वाईफाई कनेक्शन ले लीजिए मैडम। सर वाईफाई है और ये जो तो हेडफोन एक तो लगाया है थोड़ा थोड़ा इसलिए पैसे प्रॉब्लम खर्च है। की थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और अच्छा हेडफोन लीजिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फिर। रेक्टम इनएक्टिविटी ले सकते ऐसे हैं क्या? मजाक किया, डोंट माइंड। कोई बात नहीं, चलता चलो है। बताइए। रेक्टम इनएक्टिविटी ले सकते हैं क्या? रेक्टम इनएक्टिविटी भी सोच सकते हैं हम। कितने लोग जाएंगे उसके लिए? बट सर वो स्लगिशनेस में नहीं हो जाएगा? और स्लगिशनेस हमने लिया है, वो माइंड लेवल पे लिया है, लेकिन ओवरऑल बॉडी स्लगिश है, तो जनरलिटीज में कुछ है स्लगिशनेस के लिए हमारे पास? रेक्टम इनएक्टिविटी लेना ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो कह रहा है ना दिक्कत होती है उनको। कितने लोग एग्री करेंगे इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम? मैंने नहीं लिया है लेकिन ले सकते हैं उसको। मेरे मेरे से मिस आउट हो गया होगा, वो पेशेंट ने बोला है। कितने लोग एग्री करेंगे उसको? अच्छा, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कैसा है। इस केस में अब बात ये आ गई है ना कि ना तो सारे लोगों की इस बार ऐसा कोई, अच्छा इस बार ऐसा कोई सबमिशन भी नहीं है कि मेजोरिटी 40% 50% एक मेडिसिन है। तो इस बार सबमिशंस जो आए हैं वो मैं बता देता हूं। 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, बाकी सबके अलग अलग रेमेडीज आई हैं, और मेरी तो इनमें से कुछ भी नहीं आई है। एक ही रेमेडी, 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 3, 4, ऐसे सबमिशन है। इस बार सबमिशन भी ज्यादा आया है, 31 लोगों ने सबमिट किया है। तो हम एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज दैट, अभी जितने भी आप लोगों ने लिया है सबके ऊपर हम लोग आज एक डिस्कशन कर लेते हैं, एंड कल हम लोग इसके ऊपर वोटिंग करेंगे। कल नहीं, परसों। परसों इसके ऊपर हम वोटिंग करेंगे। देखते हैं इस एनालिसिस के बाद। अब आप न्यूट्रली होके वोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये लिया तो मैं इसको करूंगी करूंगी या करूंगा ही करूंगा, नहीं ऐसा नहीं। जो डिस्कशन के बाद जो आउटकम आया है, फील हुआ है, इससे ज्यादा ये बैठेगा, उससे ज्यादा वो बैठेगा, उस इस डिस्कशन के बेसिस पे आप वोट कीजिएगा। फिर उसमें से हम टॉप सिम्टम निकालते हैं और देखते हैं कौन सी रेमेडी आती है। चलिए बाकी आगे आगे का सिम्टम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। कोल्ड इन जनरल एग्रीवेशन, कोल्ड टेंडेंसी टू टेक,
है? नहीं, ऐसा नहीं है हाँ, वो बहुत। तो बोलता है ना, ठंड के बारे में बोला था कुछ है। लेकिन। हाँ, ठंड लेने से उसको दिक्कत होती है। कोल्ड इन जनरल एग्रीवेशन है या कोल्ड ठंडा टेंडेंसी? पानी पीने से दिक्कत होती है बोला था। ठंडा हाँ पानी पीने से, हाँ। तो कोल्ड कोल्ड इन वेदर का जनरल इशू नहीं एग्रीवेशन है। है या कोल्ड टेंडेंसी टू टेक है, क्या है? कोल्ड टेंडेंसी टू टेक। टेंडेंसी टू टेक। सर चलो, जनरलिटी में फूड। गुड कोल्ड एग्रीवेशन। चलो ठीक है, कोल्ड वाला भी देख लेते हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास। और नेक्स्ट एक बार देख लेता हूँ आप लोगों का सबमिशन जो आया है। एम्ब्रासमेंट के बारे में सोच सकते हैं सर। एम्बेरसमेंट जैसे कहाँ हुआ है इनको? किसी के कारण वो हाँ, आ, पहनता है ऑलवेज। क्या कहता है? अच्छा, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिवनेस कुछ लोगों ने लिया है, उसके ऊपर देख लेते हैं एक बार। मुझे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इस केस में बोला था कि, याद समझ में नहीं, मैं एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि बॉस से अगर डांट भी मिलता है तो जल्दी ऑफेंड हो जाता है और रोता भी है। ये किस में बोला था कि और कैसे वो? अभी मैं पिछले 3-4 दिन में 3-4-5 केस लिया हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। किस केस में बोला था? नहीं सर, इस केस को नहीं बोला। इसमें नहीं है सर। अच्छा ठीक है, वो उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब आप आदमी मेल को रोते हो तो बोलते हो तो बहुत ही कम सुने होंगे कि मुझे किसी ने डांट दिया तो मैं रो देता हूँ। ये भी सुनने में आया है मुझे भी 1-2 दिन में, कौन सा केस है याद नहीं आ रहा, एकदम से कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी इस केस में कुछ लोगों ने ओवर सेंसिटिव लिया है, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव, क्या बैठेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बाकी। तो उसे बार बार अपनी वाइफ की बात लगती नहीं, वो जो इतना कहती है इसको। हाँ वो भी है, वो सुन उसको उनको फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई फर्क ही नहीं वो पड़ एक रहा है। कहावत कहते हैं ना, कान में जू जुई ना रेंगना, जू नहीं जू रेंगना। ना रेंगना, हाँ वही। मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही उसने रहूंगा। बोला था ना कि वो फुल पहन के रहता है हमेशा, और अगर उसका सोरियासिस ठीक हो जाएगा अच्छा, तो बच्चों के साथ एंगर वाला स्विमिंग। फैक्टर कितने लोगों को लगा? एंगर के थिंक किसी ने लिया नहीं है शायद, मैंने भी सर नहीं लिया। एम्बेरस सर एम्बेरसमेंट तो दिख रहा है कई जगह। हाँ, वो एंगर, एम्बेरसमेंट कहाँ दिख रहा है? उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। एम्बेरसमेंट होता तो आदमी दोबारा वो काम करता नहीं जिससे एम्बेरसमेंट हो। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलेज में गया था फ्रेंड्स, गुजरात में। आ, कौन सा कॉलेज का नाम है, मुझे वहां जाने से पहले 3-4 लोगों ने बोला कि वहां मत जाओ। मैंने बोला अभी यहाँ रुके ही हैं, पास में है, चले जाते, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इस इंटेंशन से गया था ना कि कम से कम 50 लोगों में 1-2 लोग तो होंगे जो पढ़ने लायक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखते होंगे। तो वहां पे गया तो वहां पे प्रिंसिपल ही नहीं है, मतलब 6 महीने से प्रिंसिपल की जगह ही खाली है। तो फिर मैंने वहां पे बात किया किसी से, तो वो चेयरमैन आए। तो चेयरमैन मुझे क्या बोलते हैं, अरे आप यहाँ किसी से पूछ के आए थे क्या? मैं बोला नहीं सर, यहाँ ना कोई फायदा नहीं होगा आपका लेके, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एलोपैथी करने ही आते हैं। मैंने बोला सर 50 में से 1-2 बच्चे तो होंगे। तो वो बोले कि मुझे टाइम देने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको फिर बेकार में डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब सोचिए, वहां पे टाइम दिया मुझे, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, कम से कम 40-50 बच्चे बैठे थे, टीचर 2-3 लोग क्लास में हैं, फिर भी बच्चों लोगों ने मुझे एक सेंटेंस भी ढंग से कंप्लीट करने नहीं दिया। अब सोचिए, टीचर की प्रेजेंस में कितना खराब लगेगा आदमी को। मैंने तो ठान लिया कि अगली बार उस कॉलेज में जिंदगी में नहीं जाना है मुझे। तो एक बार जहां पे एम्बेरसमेंट आदमी का हो जाता है, आदमी दोबारा वो करता नहीं है चीज, इससे वो दोबारा वो एम्बेरसमेंट फेस करना पड़े। तो इसको अगर ये बीवी के कहने टोकने से 10 बार एम्बेरसमेंट हो रहा है, तो दोबारा वो काम क्यों करेगा? सर ट्रीटमेंट इसके वजह से है, सोराइसिस की वजह से वो हाँ वो तो लास्ट में बोला ना, बेटी के हाँ फील होता है, लास्ट में बोला है। कपड़े फुल लेकिन क्या उसकी पहनता है और इंटेंसिटी है? उसने बोला था कि इंटेंसिटी कपड़े वो फुल पहनता है, और अगर वो ठीक हो जाएगा तो स्विमिंग में जाएगा बच्चों के साथ। ठीक है, बोला है, वो भी पूछने के बाद ही बोला है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। लोग क्या कहेंगे, इसकी दिक्कत होती है आपको? हाँ, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, पूछने पर ही बोला है। तो उसकी इंटेंसिटी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है सिम्टम, डेफिनेटली हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या उसकी इंटेंसिटी है इतनी कि टोटलिटी में है?
है या नहीं? नहीं सर, इसके ब्रेन में ना बहुत कम चीजों का इफेक्ट ही होता है इस पे। नहीं, मैं सबसे ही मतलब पूछ रहा डलनेस, हूँ। डलनेस है ब्रेन में, तो बाकी सारी चीजें रूल आउट हो जाती हैं। चलिए, और कौन सा रूब्रिक आप लोगों ने लिया, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए। बस इतना ही है, मिक्स्ड है सारे। हॉटी है बंदा? ये सस्पिशियस किसने लिया? सस्पिशियस लग रहा है बंदा आपको? नो सर। कोई तो एविडेंस होना चाहिए केस में। हॉटी है? हॉटी वाले को टोना ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स, सुनिए ना। अभी देखिए, हमारा प्रभात का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना। एक बंदे ने आज मुझे कॉल किया, यूपी से था शायद। 53 ईयर्स या 53 या 63, पता नहीं, बोला 63 बोला कि 53 बोला या 63 बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं है। मैंने कॉल उठाया, बोला, आपके वहाँ डिप्रेशन की दवा है? डिप्रेशन का इलाज करते हैं आप? कितने महीने में ठीक होगा? इसी था फर्स्ट सवाल, पहला सवाल यही है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, कितने महीने में ट्रीट ठीक होगा? मैंने बोला सर, उसके लिए डिटेल में केस लेनी पड़ेगी। तो आपका डिप्रेशन किस वजह से है, क्यों है, कितना इम्पैक्ट है, कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से फिर बता सकते हैं कि। तो मैंने उनको फिर पूछा, सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा था कि हमारा प्रभात का जो ऐड चल रहा है उससे तो नहीं आया है। तो वो बोला कि मुझे फेसबुक से मिला। तो मैंने बोला, मैंने उनको पूछा कि सर, जो हमने ऐड दिया था उससे आपने कांटेक्ट लिया है? क्योंकि हमारे अभी एक तो बाकी भी सारे ऐड्स चल रहे हैं ना। तो वो कह रहा है, अब मुझे क्या पता कौन सा ऐड, कितने ऐड आपने दे रखे हैं, कौन सा ऐड कहाँ पे आपने दे रखे हैं, मुझे क्या पता इसे। ये टोन देखिए आप, ये इस तरह से मुझे बात कर रहा है। आप बताइए कितने महीने में ठीक होगा? मैंने बोला डिटेल में केस लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, कर दिया। एटीट्यूड क्या है? मेरे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए शायद उसकी, मैं देखता हूँ, है तो मैं शेयर करता हूँ। सर इसमें तो इम्पेशेंट भी दिख रहा है, सुन ही नहीं रहा है ना बंदा। सुन तो नहीं रहा है, लेकिन इसका टोन देखिए ना। मतलब तब गुस्सा आ रहा था मुझे। कैसे कैसे लोग आते हैं यार, आप बोलते कि आप, मतलब थोड़ा तरीका भी होता है ना बात करने का। मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्या, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो उनके बात करने का जो तरीका है ना, वो जो हॉटीनेस होता है, रूड और हॉटी, वही होता है। दूसरे लोगों को समझते कि कोई है, मतलब कुछ है नहीं ये लोग। तो इस केस में क्या हॉटीनेस है? नहीं है सर। इस केस में अगर एंगर वाला फैक्टर नहीं आता तो थोड़ा बहुत माइल्डनेस के बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन एंगर भी बहुत तेज है इसका। माइल्ड वाले बंदे कभी गुस्सा नहीं होते इतना जल्दी, काबू रखते हैं अपने ऊपर। लेकिन इस केस में वो एक चीज अगर कॉन्ट्रडिक्टिंग है, अदरवाइज जो बात करने का तरीका है, बीवी अभी बीवी इतनी बार टोकेगी किसी ना किसी, इनको भी गुस्सा आता है उस टाइम पे, लेकिन अगर गुस्सा नहीं आता ना तो इनके जो बात करने का तरीका वो सब थोड़ा बहुत माइल्डनेस की तरफ जा सकता था, लेकिन वो जो गुस्सा वाला फैक्टर थे वो कम्प्लीटली रूल आउट हो जाता है। हालांकि एक दो लोगों ने शायद माइल्डनेस भी लिया है। और क्या दिया आपने, ऐसा कुछ है जो आप लोगों ने सबमिट किया और हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इसके ऊपर हम पोलिंग करेंगे फ्रेंड्स। हेलो हाँ मैडम। सर, ये केस नहीं, मुझे एक डाउट है। हम्म। एक इफ अ पर्सन इज टिमिड तो उसका एंगर वॉयलेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आई मीन, अगर टिमिड होगा इंसान तो वो तो अपने अंदर ही नहीं रखते उन लोग अपना एंगर और सब कुछ दबा के। जरूरी नहीं है। मान टिबिट का मतलब क्या होता है? मतलब वो लोग बहुत जल्दी से डर जाते हैं, डर डर के कॉन्फिडेंस नहीं रहता। टिमिडिटी का मतलब वो नहीं है। टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? That's courage. डरपोक, या मतलब शाई।
शाइनेस कह सकते हैं, बैशफुल। डरपोक नहीं, डरपोक तो वो कवर्ड हो गया ना, उसके लिए अलग सर रूब्रिक है, डरपोक नहीं है। हेजिटेशन होता है टॉक करने टिमिडिटी में। मतलब होता है जो हिचकिचाता है, जो शर्माता है, बैशफुल, टिमिडिटी। उसको गुस्सा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल आ सकता। देखिए, इमोशंस ऐसे है ना फ्रेंड्स, इमोशन सबके अंदर सब होते हैं इमोशन। किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ कम होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रहेगा तो वो नहीं रह सकता है, ये हम कह ही नहीं सकते। एक्सट्रीम स्टेज रेमेडीज में भी दिखती है, पेशेंट में भी दिखती है। अब देखिए, अगर कुछ रेमेडीज में आप कंपनी डिजायर फॉर और कंपनी अवर्शन टू दोनों रूब्रिक डाल के एड्रेस करके देखिए, बहुत सारे रेमेडीज कॉमन आएंगे आपको। रेमेडीज में भी वो कॉमन ऑपोजिट फीचर दिखता है, इंसान में भी होता है ऑपोजिट फीचर। लेकिन किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और किस वक्त ज्यादा है, उसके हिसाब से हम उसको मतलब वैल्यू देते हैं। तो आई थिंक इतना ही है, सब लोगों ने लिया है। तो जितने भी रूब्रिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, इन सारे रूब्रिक्स के ऊपर हम वोटिंग करेंगे परसों, और फाइनल टोटलिटी हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और एक और चीज, अभी कल हमारा डेमो सेशन हुआ था, 10-12 नए लोग जुड़े हैं, और आई थिंक कल भी 5-6 लोग जुड़ सकते हैं। तो केस डिस्कशन में मैं परसों से उनको अलाउ कर रहा हूँ, उनकी थियरी सेशन भी परसों से स्टार्ट होगी। तो आप लोगों को जिसको भी थियरी सेशन रिवाइज करना है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और जुड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बाकी वैसे 10-12 लोगों की स्ट्रेंथ है। तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा, और अच्छी खासी ऑनलाइन सेशन में स्ट्रेंथ भी रहेगी। तो हमारा टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज करेंगे हम परसों से। हमारा जो थियरी सेशन होगा वो 8:45 to 9:30 होगा, और हमारा उसके बाद जो केस डिस्कशन है वो 9:30 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उतना अपने दिमाग में रखिएगा टाइमिंग का। और अगर कोई नए मेंबर्स जो आपकी जान पहचान में हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी रेफर कीजिएगा। परसों से हम लोग नया बैच थियरी का शुरू कर रहे हैं। और इस बार देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन एप्लीकेशन की चल रही है। 1 वीक तक होने के बाद ही कोई उसका ओवरऑल एनालिसिस निकाल पाएंगे कि कितने लोगों तक रीच हुआ, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने वेबसाइट पे चले गए, कितने लोग उस पर गए। ये सारी चीज़ें 1 वीक, आई थिंक 1-2 दिन बचा है और 1 वीक खत्म होने के लिए। तो हमारा जो मार्केटिंग टीम है, उनसे 1 हफ्ते के बाद ही उसका एनालिसिस आएगा। तो एनालिसिस के हिसाब से नेक्स्ट वीक हम लोग उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ाएंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग को सिर्फ यही चेक करना था कि राइट लोगों के पास जा रहे कि नहीं जा रहे हमारे ऐड। तो जिस तरह से रेस्पॉन्सेस आएंगे, जितने लोगों ने, अब किसी को वो ऐड दिखा और उनका कोई कंसर्न ही नहीं है उससे, तो वो छुट जाएंगे, वो स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐड देखा और हमारे वेबसाइट पे चले गए हैं वो लोग, तो उसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे वेबसाइट पे गए हैं, ये सबका एनालिसिस हमें मिलेगा 2 दिन के बाद। तो उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस आएंगे जरूर डेफिनेटली हमारे पास। और ऐसे लोग जो आ जाते हैं ना, अब एक बंदे ने मुझे रिपोर्ट भेजा स्कैनिंग की, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कंसल्ट करवाना है, तो पूछ रहा किसके साथ। मैंने बोला आपने फिर ये रिपोर्ट क्यों भेजी मुझे, तो उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं, लेकिन जा रहा है ऐड तो जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं, इसलिए से इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन आएंगे। थोड़ा पिकअप करने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो आज के लिए हम वाइंड अप कर लेते हैं यहाँ पे। और ये डिस्कशन सुनने के बाद ही वोटिंग कीजिएगा प्लीज, क्योंकि केस में मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरप्रिटेशन किस तरह गलत हो सकता है, आपका भी किस तरह सही हो सकता है या गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है। और इस केस में मेरे से गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड था। तो हो सकता है कि गलती हुई भी हो, देखेंगे। ठीक है, हम सबका ओवरऑल ओपिनियन देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए वाइंड अप कर लेते हैं। कल नहीं, कल हमारा फेस्टिवल है फ्रेंड्स, ओणम है कल। तो मैं थोड़ा फैमिली के साथ एंगेज रहूंगा, परसों हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।